हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट 6 यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी से शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से स्टार्ट करना है, तो अभी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, साथ ही हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, तो हम जब भी आज डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे जो है हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड। तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। सो हुआ क्या था, 1944 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि आपकी नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो एक्चुअली में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था, जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यानी वर्ल्ड क्या हो गया था, बाइपोलर हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दो मेजर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो ऐसे में कंट्रीज क्या कर रही थी, इन्हीं दो में से एक कंट्री को ज्वाइन कर रही थी, यानी यूएसए को या फिर यूएसएसआर को। ऐसे में जो आपकी नई कंट्रीज थी, जो कि जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था, जो कि एशियन और अफ्रीकन नेशंस थे मेनली, वो नहीं चाहते थे कि उनकी सॉवरेनिटी क्या हो, इन्फ्लुएंस हो। मतलब वो किसी भी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इन दोनों में से किसी भी एक मेजर पावर के साथ अलाइन हुए तो कहीं ना कहीं जो है उनकी सॉवरेनिटी पर क्या हो जाएगा, थोड़ा खतरा आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो ऐसे में जो नॉन अलाइनमेंट है वो आपका क्या हुआ था, एज अ टर्म फर्स्ट टाइम पे 1955 बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि इंडोनेशिया में हुई थी। तो नॉन अलाइनमेंट एज अ वर्ड फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, कॉइन किया गया था। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, एंड उसके बाद से 1961 बेलग्रेड समिट युगोस्लाविया, यहाँ पर सबसे पहले आपका सबसे फर्स्ट जो है फॉर्मल समिट हुई थी, वो हुई थी आपकी नैम की। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आपके फाउंडिंग फादर्स किनको बोला जाता है, ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, दीज आर द फाउंडिंग फादर्स। ओके, इनमें है आपके गमल अब्देल नशीर ऑफ इजिप्ट, क्वामे नक्रुमा ऑफ गान्हा, श्री जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, अहमद सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया एंड जोसेफ ब्रॉस टिटो ऑफ युगोस्लाविया। तो ये जो 5 हैं, जब इन्होंने ही जो है एज अ टर्म जो है नॉन अलाइनमेंट को क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेके आए थे, रेलेवेंस में लेके आए थे कि हाँ देयर शुड बी अ नॉन अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट क्या होता है बेसिकली, कि वो दोनों में से किसी भी साइड को क्या करते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं। ओके, सो टुगेदर दीज 5 क्या है, ये आपके फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं। तो जब आपकी सबमिट हुई थी, तो उस टाइम पे इन टोटल 25 लोगों ने इस सबमिट को क्या किया था, अटेंड किया था, यानी 25 नेशंस ने इस सबमिट को अटेंड किया था। सो व्हाट वर द ओरिजिनल मेंबर्स? तो इसमें आपके लेबनान, साइप्रस, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया तो कर लिया था, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, एथियोपिया, सोमालिया, यमन, कॉन्गो, घाना, गिनिया, माली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, युगोस्लाविया, क्यूबा। ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें जो है ये सारे ओरिजिनल मेंबर्स को याद रखना है? तो सारे तो नहीं, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है एशियन, अफ्रीकन और एक तरीके से इनमें से एक आध जो आपके मिडिल ईस्ट वाले हैं उनमें से क्या कर लें, आप देख ले, जैसे सऊदी अरेबिया, यमन, सोमालिया, ये कुछ कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप यू नेवर नो कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर जो है आप एक बार देखे भी हैं, ये मैप को अगर आप देखेंगे तब भी आपको क्या रहेगा, याद रह जाएगा। सो एक बार आप इनको देख लीजिएगा। ओके, सो मेंबरशिप कितनी है? तो इन टोटल अभी 2018 में जो लेटेस्ट था 120 मेंबर्स हैं। ओके, जिसमें 53 जो है आपके अफ्रीका से हैं, 39 जो है एशिया से हैं, 26 जो है लैटिन अमेरिका से हैं। ओके, एंड क्या कहते हैं, 2 आपके यूरोप से हैं। सो और इसके अलावा 17 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके ऑब्जर्वर्स ऑफ नैम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है।
एंड G77 दिस इज रिलेटेड टू नेम। एक्चुअली में ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है या यूनाइटेड नेशंस में कोई भी रिफॉर्म करना है या फिर किसी भी तरीके का यूनिफिकेशन की बात होती है तो उसमें जो है ये G77 जो है ये एक रोल प्ले करता है। और ये मेनली जो है G77 के जो पार्टिसिपेंट्स है वो मेनली जो है आपके क्या है, नैम कंट्रीज से मैक्सिमम है। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि G77 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, सो इट विल बी नैम। सो व्हाट इज द एजेंडा ऑफ नैम? सी, मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में किया है। तो ड्यूरिंग 1950 एंड 1960 जो नैम का एजेंडा था वो मेनली क्या था, एंटी कॉलोनियलिज्म, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेशियलिज्म। फिर दूसरा क्या था, स्टेइंग अवे फ्रॉम ब्लॉक पॉलिटिक्स एंड थर्ड था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो इसमें इनको सक्सेस मिली थी। सी, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेशियलिज्म यस, स्टेइंग अवे फ्रॉम ब्लॉक पॉलिटिक्स यस, लेकिन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से इनको सक्सेस नहीं मिली थी। फिर ड्यूरिंग 1970s दे सेड कि देयर शुड बी अ न्यू इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्डर, सो दे वर अनसक्सेसफुल। फिर ड्यूरिंग 1980s इनका जो मेन एजेंडा था वो क्या था, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड एंडिंग एपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। तो सी, एपार्थीड को तो एंड करने में दे वर सक्सेसफुल, लेकिन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में दे वर नॉट सक्सेसफुल। एंड देन इंडिया जो खुद है वो क्या बन गया था, न्यूक्लियर कंट्री बन गया। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी जो इंडिया है वो एडवोकेट करता है कि अगर सारे के सारे जो पावर्स है वो क्या करें, अपना न्यूक्लियर जो भी आर्म्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दें। बट यू नो कि कोई भी मेजर पावर है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, दे विल नॉट डिस्ट्रॉय देयर न्यूक्लियर वेपन्स, सो दैट इज एनीवेज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, एंड देन व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? तो जो अभी हमने आपको एजेंडा बताया था ना, मेनली ये इसका क्या है, थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा फॉर्म है। और ये सब कुछ क्या है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट से हमने लिया है, क्योंकि अगर आपको कभी सब्जेक्टिव आंसर भी लिखना पड़े तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और एज ए इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स यू नीड टू हैव रिलायबल सोर्सेज। तो मेनली क्या है, सपोर्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल इंडिपेंडेंस एंड द सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स, अपोजिशन टू अपार्थीड, नॉन एडहेरेंस टू मल्टीलेटरल मिलिट्री पैक्ट्स, जैसे कि आपका नेटो वगैरह हुआ। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, देन दे वर अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, फॉरेन ऑक्यूपेशन एंड डोमिनेशन एंड डिसआर्मामेंट, एंड देन नॉन इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स। एंड सो एक्चुअली यहाँ पे देखो ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ना, ये मेनली आपके पंचशील अग्रीमेंट से लिए गए थे। ठीक है, जो कि आपका 1954 टू 1955 के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने कंक्लूड किया था विद चाइनीज काउंटर पार्ट्स। ओके, सो 1954 टू 1955, तो इसमें आपका ये जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, देयर शुड बी नॉन इंटरफेरेंस। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, नॉन यूज ऑफ फोर्स। ओके, 5 मेनली प्रिंसिपल्स हैं, जैसे नॉन यूज ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ, ये जो आपके जो है ये इनका अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एन इक्वल फुटिंग। ओके, सो नाउ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, वी विल आंसर। ओके देन अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो भी जिसके क्वेश्चंस रह गए हैं उनका आंसर हम जो है चैट बॉक्स में दे देंगे। एंड देन व्हाट वर द 10 प्रिंसिपल ऑफ बैंडंग? सो मेनली जो है जो आपका बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ था वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से अपना चार्टर डिसाइड किया था कि हमारे जो है प्रिंसिपल क्या होंगे। तो ये भी मेनली वही है कि
respect of fundamental rights and United Nations, respect of sovereignty and territorial integrity of all nations, equality among all races, non-intervention, non-interference, okay, respect of every nation to defend itself, non-use of collective defense pact, okay, restraining from carrying out threatening to carry aggression, peaceful solution, promotion of mutual interest, respect of justice and international obligations. Okay, so these were some इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। अब इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो 2006 में जो है आपकी हवाना सबमिट हुई थी। हुआ क्या था कि जब आपका जो नेम था वो मेनली इररिलेवेंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि वर्ड जो है आप क्या हो गया था, यूनिपोलर हो गया था। और इन लोगों ने जिस चीज़ के लिए शुरू किया था, मतलब एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी रेशलिज्म, वो भी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और जो एक मेजर राइवलरी पावर थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, किसको चुने, तो वर्ड यूनिपोलर हो गया था। तो इनका जो, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो फेल हो रहे थे, या फिर जो इनका पर्पस था, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो इसकी वजह से 2006 में हवाना सबमिट हुई थी। इसमें इन लोगों ने कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स दिए थे जो कि रिवाइवल ऑफ नैम के लिए थे। तो आपको क्या इम्पोर्टेंट याद रखना है कि 2006 जो है हवाना सबमिट हुई थी। ओके, लेकिन जो इन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए थे दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू फुलफिल, सो दैट्स वाई इट इज, मतलब अभी भी नैम को क्वेश्चन किया जाता है वेदर इट इज रेलेवेंट और नॉट। सो देन व्हाट आर द अदर थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। 17 सबमिट हुई थी आपकी वेनेजुला में, ठीक है, पोर्लेमार नाम की एक जगह है, यहाँ पर जो आपकी 17 सबमिट हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी 18 सबमिट थी वो हुई थी आपकी बाकू अजरबैजान में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये लोग पूछ देंगे। एंड सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, वो है इल्हाम एलिएव, जो भी आप इनको प्रोनाउंस करें। ओके, बिफोर दैट वेनेजुला के थे और अभी क्या है, अजरबैजान के हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फिर स्कॉलर्स, व्हाट डू दे से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म भी डिस्कस कर लेंगे थ्रू दिस एंड रेलेवेंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो रशीद उद दीन खान, इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन इज टाइमलेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो बनती है तो उससे मतलब नहीं है कि वो किस टाइम पीरियड में बनी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो दैट इज एनीवेज गोइंग टू बी रिलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी बताया कि और नैम की जो मेंबरशिप है वो कितनी है, 120 नेशंस की है, और उसमें 17 ऑब्जर्वर्स हैं, जिसमें आपके क्या है, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इतनी बड़ी मेंबरशिप है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे में जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सकता है, अगर उसको एक नया डायरेक्शन मिल जाए। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर ये जो जो नए इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनको इनकॉर्पोरेट कर लें, या फिर जो आपका इंडो पैसिफिक है, इन इश्यूज को इनकॉर्पोरेट कर लें, या फिर जो आपकी चाइना की हेजेमनी है, इनको इनकॉर्पोरेट कर ले, तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एक नए डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ही सेज ऑर्गेनाइजेशन इज टाइमलेस। एंड देन नेक्स्ट इज सी राजा मोहन, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ नैम, क्योंकि वो बोलते थे कि नैम क्या है, दैट इज इन स्टेट ऑफ कोमा। ना तो इसके पास कोई क्लियर गोल्स है, ना ही प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, और ना ही कोई लीडरशिप है। आपको पता है कि जो हमारी लास्ट सबमिट हुई थी 18 सबमिट, उसमें प्राइम मिनिस्टर ही डिड नॉट गो। तो यहाँ पर जो, अगर वो नहीं गए थे तो वो क्यों नहीं गए थे, बिकॉज देर इज सम आइडियोलॉजिकल क्लैश हियर। ओके, दे डू नॉट फॉलो नेहरूज आइडियाज। सी दिस यू कैन राइट इन क्रिटिसिज्म या फिर कुछ भी, क्योंकि इसके पहले भी ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर नहीं गए थे, पहले भी ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है। बट जब पहले हुआ था तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स थी वहाँ पे, या फिर डोमेस्टिक सिचुएशन ऐसी थी कि ही कुडंट नो गो। लेकिन अभी मेनली क्या है, आइडियोलॉजिकल क्लैश है, ठीक है। एंड देन इज फॉरेन सेक्रेटरी जो थे एस जयशंकर, उन्होंने बोला था कि ब्लॉक एंड अलायंसेस आर less relevant today. Okay, so these are some important scholars जिनको आपको याद रखने हैं और इनके स्टेटमेंट्स को याद रखना है। तो आई होप आपको जो क्रिटिसिज्म है और रेलेवेंस है नैम का कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि कभी भी हमारी जो कोई भी नई अपडेट हो तो वो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो थैंक यू सो मच।